जब तक शराब घोटाले का खुलासा नहीं हुआ था तब तक विपश्यना के लिए केजरीवाल बेंगलुरु जाया करते थे, लेकिन जब शराब घोटाला मामले में उनके दो बड़े नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जेल पहुंच गए तो केजरीवाल सबसे सुरक्षित पनाहगार पंजाब जा पहुंचे और वहीं से बैठकर ईडी के समन को पहले की तरह अवैध करार दे दिया और खुद को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट भी। पंजाब के होशियारपुर में बैठे केजरीवाल ने कहा कि ये समन भी एजेंसी द्वारा जारी किए गए पिछले समन की तरह ही गैर कानूनी है। ईडी को ये समन वापस लेना चाहिए क्योंकि ये राजनीति से प्रेरित है। मैंने अपना जीवन ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ जिया, मेरे पास छिपाने के लिए कुछ भी नहीं है। केजरीवाल ने कहा कि विपश्यना ध्यान के लिए उनकी यात्रा के बारे में सारी दुनिया और मीडिया को पता है। इसके बावजूद 18 दिसंबर को समन भेजकर 21 दिसंबर को पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया। इससे उनका यह भरोसा और मजबूत हुआ कि प्रोपेगेंडा से प्रेरित है। इसका मकसद लोकसभा चुनाव से पहले सनसनीखेज खबरें फैलाना है। उन्होंने समन को अस्पष्ट बताते हुए कहा कि ये समझ ही नहीं आ रहा है कि किस हैसियत से उन्हें बुलाया गया है, गवाह की हैसियत से या फिर संदिग्ध की हैसियत से। केजरीवाल ने यही सारे सवाल तब भी किए थे जब पहली बार ईडी ने उन्हें समन भेजा था। अरविंद केजरीवाल चार्टर्ड विमान में सवार होकर 20 दिसंबर को जालंधर के आदमपुर एयरपोर्ट पहुंचे। यहां उनकी अगवानी पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने की। फिर दोनों नेता मेडिटेशन सेंटर के पास स्थित चौहाल के लिए हेलीकॉप्टर पकड़कर निकले। दोपहर के समय केजरीवाल विपश्यना सेंटर पहुंच गए, वहीं भगवंत मान चौहाल में ही रात भर रुके। अरविंद केजरीवाल हर साल 10 दिन के लिए विपश्यना के लिए जाते रहे हैं। वो कभी बेंगलुरु तो कभी जयपुर में विपश्यना करते रहे हैं। इस बार उन्होंने पंजाब के होशियारपुर जिले के आनंदपुर स्थित विपश्यना सेंटर को इसके लिए चुना है। पहले केजरीवाल 19 दिसंबर को ही विपश्यना के लिए जाने वाले थे, लेकिन विपक्षी गठबंधन की बैठक की वजह से वो एक दिन बाद रवाना हुए। दिल्ली शराब नीति से घोटाले से जुड़े केस में मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे नेता पहले से जेल में हैं। इस मामले में कई अन्य आरोपित भी जेल में हैं। अब केजरीवाल से ईडी पूछताछ करना चाहती है और इससे पहले ईडी ने 30 अक्टूबर 2023 को दिल्ली के सीएम को समन जारी कर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन तब विधानसभा चुनावों में व्यस्तता का हवाला देकर वे पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। संसद सुरक्षा चूक मामले में बेहद अहम खुलासे हुए। बड़ी बात यह कि पूरी साजिश का केंद्र बनकर बेंगलुरु उभरा है, जहां पुलिस ने एक इंजीनियर को गिरफ्तार किया जो मनोरंजन देवराज का करीबी है। इतना ही नहीं, मनोरंजन देवराज ने अपने खर्चे पर सारे आरोपितों को बेंगलुरु बुलाया था और उनके साथ मीटिंग की थी। ये मामला जितना संगीन है, राजनीतिक रूप से काफी गंभीर भी है, क्योंकि इस मामले पर हंगामा करने की वजह से संसद के दोनों सदनों से करीब 150 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित किया जा चुका है। इस बीच दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों की 15 दिन की रिमांड की मांग की और कहा कि हमें कुछ अहम सबूत मिले हैं। पुलिस ने कहा कि 7 दिन में हमें कुछ अहम सबूत मिले हैं और जांच से जुड़ी कुछ अहम बातें ओपन कोर्ट में नहीं बता सकते। ये मामला बहुत सेंसिटिव है और इसके बाद कोर्ट ने मामले में अरेस्ट सभी आरोपियों से बातचीत की। दिल्ली पुलिस ने कहा कि 7 दिन के रिमांड के दौरान हम आरोपियों को कई जगह ले जा चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि जो सबूत मिले हैं उनका आरोपियों के साथ मिलान करना है, सोशल मीडिया की जांच करनी है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये इतना आसान केस नहीं है और इसमें कई आधार एक दूसरे से जुड़े हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि इस मामले से जुड़े डीप रूट का पता लगाना है। दिल्ली पुलिस ने कहा कि कौन जुड़ा है, कहां से मदद मिली है, ये सब पता लगाना है। इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों आरोपियों को 5 जनवरी तक दिल्ली पुलिस के रिमांड पर भेज दिया। सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों के नए सिम कार्ड्स जारी करवाने की इजाजत मांगी। दिल्ली पुलिस ने कहा कि आरोपियों ने घटना के बाद अपना सिम कार्ड नष्ट कर दिया। हमें जानकारी के लिए नया सिम कार्ड क्लोन के रूप में जारी करवाना है, जिसमें हमें मोटिव पता चल सके। दिल्ली पुलिस ने चारों आरोपियों की साइको एनालिसिस करवाने की मांग की। साल 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले की बरसी के दिन पिछले बुधवार को 2 व्यक्ति सागर शर्मा और मनोरंजन शर्मा शून्यकाल के दौरान दर्शक दीर्घा से लोकसभा में कूद गए थे और केन से पीले रंग की गैस छोड़ी। हालांकि सांसदों ने उन्हें पकड़ लिया और लगभग उसी समय नीलम और अमोल शिंदे नामक 2 प्रदर्शनकारियों ने संसद के बाहर विरोध करने के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया। संसद की सुरक्षा में सेंध मामले में चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया तथा उन पर कड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। पीएम न बन पाने के लिए राहुल गांधी पीएम मोदी को जिम्मेदार मानते हैं। वे शायद सोचते हैं कि पीएम की वजह से ही वे पीएम नहीं बन पा रहे, इसलिए जब भी मौका मिलता है राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर अभद्र टिप्पणी करते हैं और फंस जाते हैं।
देश की कई अदालतों का चक्कर राहुल इसी वजह से काट रहे हैं और इसी कारण उनकी सांसदी भी छिन गई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फिर से बहाल कर दिया गया। लेकिन मोदी सरनेम का मामला अब भी अदालतों में लंबित है। इस बीच राहुल गांधी ने पीएम मोदी के प्रति अपनी नफरत की वजह से एक और घटिया टिप्पणी कर डाली, जिससे दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ कहा राहुल गांधी को ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। मतलब कि राहुल गांधी एक बार फिर नई मुसीबत में फंस गए हैं। असल में राहुल गांधी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी को पनौती और जेब कतरा कहा था। दिल्ली हाई कोर्ट ने उसी मामले में दाखिल एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान कहा, दिल्ली हाई कोर्ट के साथ ही चुनाव आयोग के निर्देश मामले को लेकर 8 हफ्ते में फैसला लें और इस किस्म के बयानों को लेकर अपने नियमों को और सख्त बनाएं। राहुल गांधी ने 21 नवंबर को कहा था कि पीएम का मतलब पनौती होता है। मोदी टीवी पर आते हैं और हिंदू मुस्लिम कहते हैं और कभी कभी क्रिकेट मैच में चले जाते हैं, वो अलग बात है कि हरवा दिया। उन्होंने आगे कहा था कि मोदी का काम आपका ध्यान इधर उधर करने का है। ऐसे ही 2 जेब कतरे होते हैं, एक आता है आपके सामने आपसे बात करता है, आपका ध्यान भटकाता है, तब तक पीछे से कोई दूसरा जेब काट लेता है। राहुल गांधी पीएम मोदी के खिलाफ ये टिप्पणी क्रिकेट विश्व कप के फाइनल भारत की हार को लेकर कर रहे थे। इस मैच को स्टेडियम में पीएम मोदी भी देखने पहुंचे थे। राहुल ने कहा था कि मोदी का काम आपका ध्यान भटकाना है, अडानी का काम आपकी जेब काटना है। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत की थी। अब चुनाव आयोग को 8 सप्ताह के अंदर अपना फैसला सुनाना होगा। राहुल गांधी के इस बयान को लेकर उसका क्या सोचना है। चौथी बैठक के बाद इंडी गठबंधन छोड़कर पार्टियां जाने लगी हैं। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी और सीपीएम इंडी गठबंधन से अलग होकर अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरेगी। कांग्रेस मायावती को गठबंधन में शामिल करेगी कि नहीं, ये फिलहाल तय नहीं है। लेकिन यूपी में अखिलेश यादव और मायावती से किसी एक को ही चुनना होगा। अगर मायावती इन होंगी तो अखिलेश गठबंधन तोड़कर अलग हो जाएंगे। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल दोनों पहले ही मीटिंग करके ये तय कर चुके हैं कि बैठक में उन्हें विपक्षी एकता के घड़े को फोड़ना है और इस काम में उन्हें सफलता भी मिल गई है। ममता बनर्जी ने पहले मल्लिकार्जुन खड़गे को गठबंधन का नेता बनाने का प्रस्ताव दे दिया तो केजरीवाल उन्हें पीएम फेस तक खींच कर ले गए। बैठक में शामिल आधे दलों का जायका इतने से ही बिगड़ गया। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने प्रियंका गांधी वाड्रा को पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने का सुझाव भी दे दिया। इन सब से जहां एक तरफ गांधी वाड्रा परिवार दोनों से नाराज हो गया है तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार को अपमानित होकर बैठक छोड़कर जाना पड़ा। इसके बाद से जेडीयू ने कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। सुनील सिंह ने कहा कि हमने इस गठबंधन के सभी दलों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया, ये सारा प्रयास नीतीश कुमार का है। नीतीश कुमार ने कहा था कि 19 सितंबर की बैठक में नेता का चुनाव या फिर कम से कम सीट शेयरिंग तो होगी, दोनों पर कुछ नहीं हो पाया। उन्होंने आगे कहा कि मामला टाइम फेस होकर रह गया। इसके कारण हमारे नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए कि भाई जब कुछ हुआ ही नहीं तो प्रेस को क्या, जनता को क्या बोला जाए। कांग्रेस के अड़ियल रवैये के कारण ये बैठक पूरी तरह टाइम फेस होकर रह गई। ये पूछने पर कि क्या नीतीश कुमार को तवज्जो कम दी जा रही है, इस पर जदयू सांसद ने कहा कि देखिए, नेता को तवज्जो दे या ना दे, उन्हीं की बदौलत तो सारे लोग एक जगह जमा हुए हैं। जिस दिन कांग्रेस हमारे नेता को तवज्जो देना छोड़ देगी, पता चलेगा कि पूरे इंडी गठबंधन के घटक दल अपने आप बिगड़ जाएंगे। सुनील कुमार पिंटू ने कहा कि गठबंधन को लेकर कांग्रेस का अड़ियल रवैया है। कांग्रेस सीरियस नहीं है। न कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और न उनके पीएम इन वेटिंग राहुल गांधी इसको लेकर। उन्होंने कहा कि जो बैठक थी, सारे विपक्ष के नेता आए थे, मुख्यमंत्री गण आए थे, ये उम्मीद थी कि सीटों का बंटवारा हो जाएगा, परंतु उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। कल की बैठक रह गई चाय बिस्कुट तक सिमट कर। चूंकि कांग्रेस के पास फंड की कमी है और डोनेशन आने में देरी है, इसलिए बिना किसी सीरियस मुद्दे पर चर्चा के चाय बिस्किट तक सिमट कर रह गई। इंडी गठबंधन ने दिल्ली में चौथी बैठक की थी और इस बैठक में न तो सीट शेयरिंग पर बात हो पाई, न ही नेता का नाम तय हो पाया। ये जरूर हुआ कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम गठबंधन के नेता और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर उछाल दिया। इस पूरी बैठक में सभी नेता एक दूसरे दल और नेता का पत्ता काटने में लगे रहे। बैठक में किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई। शराब के सीमेंट से इंडी गठबंधन में पार्टियां एक दूसरे से चिपकी हैं। कांग्रेस के सांसद के ठिकानों से करीब 400 करोड़ कैश गिना गया। वो पैसा शराब का था।
छत्तीसगढ़ में हुए हजारों करोड़ के शराब घोटाले का कैश अभी गिना जाना बाकी है और आम आदमी पार्टी के शराब घोटाले का कैश फिलहाल गिना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने तो अब तक करीब 338 करोड़ के खेल की बात मानी है। यही वजह है कि इंडी गठबंधन की बैठक में शामिल होने के लिए तो केजरीवाल ने एक दिन का इंतजार किया, लेकिन ईडी के सामने पेश होने के लिए एक दिन भी नहीं निकाल पाए। पेश होना तो दूर, केजरीवाल पंजाब जाकर ईडी के समन को गैर कानूनी बताने लगे। ईडी की पूछताछ से भागते फिर रहे केजरीवाल पर बीजेपी ने जमकर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा कि केजरीवाल को विपश्यना के बाद जेलासना करना होगा। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। संबित पात्रा ने कहा कि 2 नवंबर को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को समन किया था, लेकिन केजरीवाल नहीं गए। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर कहा था कि इस घोटाले में मनी ट्रेल साबित हुआ था। इसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के कुछ नेता जांच से भाग रहे हैं। संबित पात्रा ने कहा कि इससे पहले 2 नवंबर को जब उन्हें ईडी द्वारा बुलाया गया था, तब उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। केजरीवाल ने उस चिट्ठी में साफ लिखा था कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारी है और इस वजह से दिवाली के दौरान मेरा दिल्ली में रहना अनिवार्य है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, राजस्थान, मध्य प्रदेश में चुनाव चल रहा है, इसका भी जिक्र केजरीवाल ने किया था। जब शराब घोटाला में ईडी ने फिर से पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखी, तब एक बार फिर उन्होंने चिट्ठी लिखी। इस खत में केजरीवाल ने कहा कि वो विपश्यना के लिए जा रहे हैं, इसलिए ईडी की इतनी हिम्मत कि वो मुझे समन भेजे। वाह, आप कभी चुनाव के लिए जाएंगे, कभी दिवाली मनाएंगे, आज आप विपश्यना के लिए जाएंगे और इस कारण आप गवर्नेंस में भाग नहीं ले रहे और अपनी जिम्मेदारी से भागेंगे। संबित पात्रा ने कहा कि केजरीवाल और कर्तव्य एक साथ नहीं हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि वो गवर्नेंस में हिस्सा ले, लेकिन वो 2 नवंबर को भी भाग गए थे और आज फिर भाग गए। संबित पात्रा ने कहा कि 2 नवंबर को ईडी ने आबकारी नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को समन जारी किया था। मैं पहले ही कह चुका हूं कि इंडी गठबंधन जिस फेविकॉल से चिपका हुआ है वो शराब है। 350 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश गिना गया, ये भी शराब का पैसा। कांग्रेस के धीरज साहू के पास से मिला पैसा, केजरीवाल की शराब नीति से जुड़ा पैसा। गिनती अभी जारी है। केजरीवाल हमेशा की तरह भाग रहे हैं, वो 2 नवंबर को भी भाग गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। पटना में हुई विपक्षी दलों की बैठक तक नीतीश कुमार टॉप गियर में थे, लेकिन जैसे ही बेंगलुरु हाईवे पर पहुंचे उनकी गाड़ी में जोरदार ब्रेक लग गया। ब्रेक इतना तगड़ा था कि हफ्तों नीतीश कुमार अनमने रहे। मुंबई पहुंचे तो पीछे की लाइन में बिठा दिया गया और दिल्ली आते आते तो नीतीश कुमार को चाय के साथ समोसा तक पेश नहीं किया गया। सारा खेल ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल ने बिगाड़ कर रख दिया। नीतीश कुमार ऐसे में क्या करते, भारत और हिंदी का गाना गाकर अपने को थोड़ी सी दिलासा दी और बैरंग वापस आ गए। इसी वजह से जेडीयू सांसद ने एक तरह से उन पर तीखा व्यंग करते हुए कहा कि बैठक में सबको चाय बिस्किट पर ही समेट दिया गया, किसी को समोसा तक नहीं खिलाया। पहले कम से कम समोसा तो मिलता था, लेकिन कांग्रेस के पास फंड की कमी है, चंदा मांगना शुरू किया गया है, जो अभी मिलना है। असल में नीतीश कुमार ने जिन लोगों के भरोसे को ठगा है, आज वही उनके साथ हो रहा है। नीतीश कुमार को लालू यादव, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल पर सबसे ज्यादा भरोसा था। केजरीवाल को तो वे कांग्रेस से पूछे बगैर गठबंधन में ले आए थे। कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच भी 36 का आंकड़ा था। नीतीश उनको भी साथ ले आए, सोचा होगा कि वक्त पर ये काम आएंगे, लेकिन ऐन मौके पर केजरीवाल और ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाकर नीतीश कुमार का खेल खराब कर दिया। हालांकि नीतीश कुमार ये कहते रहे कि उन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, लेकिन अपनी ही पार्टी से अपना पोस्टर और बैनर पटना में लगवाते रहे हैं। एनडीए से अलग होने के बाद नीतीश कुमार ने लालू यादव पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, लेकिन दूध के जले लालू यादव ने नीतीश के मोहरे से ही उनको मात दे दी। लालू ने सबसे पहले नीतीश कुमार को झाड़ पर चढ़ाना शुरू किया। नीतीश तो पीएम मटेरियल हैं। फिर धीरे धीरे जेडीयू भी यही कहने लगी और मानने लगी, लेकिन ऐन मौके पर लालू यादव ने नीतीश की पतंग की डोर काट दी और नीतीश सियासी मैदान में धड़ाम से गिरे कि अब उठ पाना भी उनके लिए मुश्किल होगा। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होकर गठबंधन में शामिल हुए थे। तब कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार बीजेपी का दबाव नहीं झेल पाए। जेडीयू की ओर से आरोप लगाया गया कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती थी, इसलिए हम लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। हालांकि कुछ दिनों बाद पता चला
कि नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाने जा रहे हैं। खुद नीतीश कुमार ने इस बात का खुलासा किया। तेजस्वी यादव के साथ दिल्ली, कोलकाता, ओडिशा, लखनऊ का दौरा किया। बीजेपी विरोधी नेताओं के साथ बैठक की। इस बीच बिहार की सत्ताधारी पार्टी के नेता नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट बताने लगे। सियासी चाल तो बेंगलुरु बैठक से ही शुरू हो गई थी। मुंबई बैठक में नीतीश कुमार को संकेत भी दिए गए थे। शायद जेडीयू नेता समझ नहीं पाए। यही कारण था कि दिल्ली में अंतिम सियासी चाल चली गई। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक चाल चलकर नीतीश कुमार का सारा खेल ही बिगाड़ दिया। नीतीश को सबसे बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल से लगा। ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाए जाने का प्रस्ताव रखा। कहा जा रहा था कि करीब 12 दलों ने इसका समर्थन भी कर दिया, लेकिन खड़गे ने अपना नाम तुरंत वापस ले लिया। नीतीश कुमार को सबसे अधिक झटका अरविंद केजरीवाल से लगा। केजरीवाल के इस फैसले से नीतीश के साथ राजनीतिक पंडित भी हैरान हो गए। गठबंधन में केजरीवाल ही एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं होना चाहते थे। इतना ही नहीं, कांग्रेसी नेताओं को भी केजरीवाल फूटी आंख नहीं भा रहे थे। शुरुआती दौर में नीतीश कुमार ने काफ़ी जद्दोजहद कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के एक साथ लाने का काम किया। ममता और लेकिन केजरीवाल ने ऐन मौके पर नीतीश को ही अपना डंक मार दिया।